ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कोई अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो हम सब प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 39वें श्लोक 39 नंबर श्लोक पे हम लोग हैं। और इस पे हमने जो परपोर्ट्स हैं पिछले 2 दिन में हमने उस पे चर्चा किया। स्पेशली जब कली जो है वो देखता है कि 4 नियम तोड़ने वाले परीक्षित महाराज की प्रजा में कोई है ही नहीं, तो मैं कहाँ रहूंगा। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करके और एक जगह मांगा और उसके बदले में उनको सोना जहाँ पे है वहां पे रहने का मौका मिला। उन्होंने बोला आप जहाँ रह सकते हो जहाँ सोना स्टॉक करके रखा हुआ है। ठीक है। तो कल भी बहुत लोगों ने सवाल पूछा था कि प्रभु जी ये सोना जो है इसके बारे में क्यों बोलते हैं। तो कल एक बहुत अच्छा माता जी ने भेजा था, नाम ही भूल गए क्या नाम है, माता जी ने भेजा था। हाँ बहुत अच्छा भेजा था। उन्होंने बोला कि सोना जो है क्योंकि वो ग्लिटर करता है और ग्लिटर करता है तो लोगों के चमक में आता है और वो उसका वायर बना सकते हैं, उसका शीट बना सकते हैं। एक आदमी तो गोल्ड का शर्ट पहनता था, है ना। तो जैसे हम लोग मेटल से बोलते हैं ना, डक्टाइल, मैलेबल, ये सब उसमें है। तो ये सारी क्वालिटी मेरे को याद ही नहीं नाम क्या है मतलब। बहुत अच्छा भेजा था, मराठी में भेजा था। एक मिनट। नहीं, पता नहीं क्या नाम से। वो आएंगे माता जी क्लास में थी। तो वो क्योंकि वो सब कुछ है, डक्टाइल है, मेलेबल है, उसका आप अलग स्टोर करके रख सकते हैं। ये फीचर शायद बाकी मेटल्स में नहीं है। डायमंड को एज इट इज उठा के ले जाना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसलिए लोग सोना को प्रेफर करते हैं। उसका आप सिक्का बना सकते हैं, हीरे का सिक्का नहीं बना सकते। तो मे बी ये सब रीजन की वजह से गोल्ड को ज्यादा वैल्यू और प्रोमिनेंस है। तो हमने देखा कि कली को वहां रहने का, वास करने का मौका मिला है। और जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर टिप्पणी देते हैं। वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो गोल्ड इक्विवेलेंट का जो तरीका है ये तरीका गलत है। देखिए पहले भी जो वो होते थे मुनिम जी लोग, तो इनका काम होता था हिसाब किताब रखना। मुनिम को जमींदार नहीं बनना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ऑन बिहाफ ऑफ जमींदार वो बाकी काम कर सकता है, लेकिन अगर मुनीम ओवरटेक कर लेगा और बोलने लगेगा परिवार वालों का अब तुम मुझसे पैसा लो, अरे भाई हमारा ही पैसा तुम खुद दिए, अब तुम क्यों लो। तो ये चीज जनरली आज की दुनिया में हो रहा है कि जिनको राजाओं ने 600 राजाओं ने साइन मार के बिठा दिया, आज वही सर पे बैठ के इनको ऑर्डर्स करें। एनीवेज आइए हम अपने भागवतम में प्रवेश करते हैं और प्रभुपाद के परपोर्ट को स्टिक करके प्रयास करेंगे कि आज ये परपोर्ट खत्म कर दें। वापिस 39वां श्लोक। पुनश्च पुनश्च याचमानाय जातरूपं वराहो ततोऽमृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। The personality of Kali asked for something more, and because of his begging, the king gave him permission to live where there is gold. Because wherever there is gold, there is also falsity, intoxication, lust, envy, and enmity. तो ये कह रहे हैं कि जो कली है उस व्यक्ति ने अपने आप को एकदम पहले राजा की तरह के लोगों पर अत्याचार किया और जब ओरिजिनल राजा आए तो इमीडिएटली हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड खेलने लगा। आप देखेंगे इस दुनिया में बहुत लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं। हर कोई रोके अपनी स्टोरी सुनाना चाहता है, विक्टिम कार्ड खेलना चाहता है।
तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने परमिशन दे दिया, क्योंकि ये रोना चालू कर दिया था कल ही, उन्होंने परमिशन दे दिया कि जहाँ सोना होगा वहां हम आपको आप रह सकते हो, क्योंकि जहां भी सोना है वहां क्या क्या है, फॉल्सिटी, यानी असत्य, लोग असत्य ही बोलेंगे। अब मेरा एक दोस्त यही थे, उसका ज्वेलरी का शॉप, तो जो ज्वेलरी का शॉप है ना, मतलब माता जी लोग कभी कभी मुस्लिम माता जी बुरखा पहन के आती है, तो ये इतना एक्सपर्ट है बेचने में कि वो बोल रहे मैडम आप यहाँ पहनिए ये बेस्ट लगेगा, आप ये वाला लीजिए इसमें फाइन डिजाइन है, ये यहाँ अच्छा लगेगा। मैं बोला माता जी का तो कुछ चेहरा भी नहीं दिख रहा है, ये कैसे क्या सोच, तो वो कला है, वो उसको झूठ बोलेगा तब बेचेगा, तो बेचेगा कैसे वो? तो नेचुरली असत्य का जो प्रचलन है वो इससे चालू हो जाएगा। इन्होंने डिस्कस भी किया है कि कैसे कैसे असत्य के, आप कहीं भी जाइए आपको सत्य दिखेगा ही नहीं, सभी तो असत्य है। हाँ, आपके देह को या आपके वीकनेस को इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको काम वासना को इस्तेमाल किया जाता है, या तो आपके अहंकार को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बड़े बड़े शॉप्स हैं, जैसे जहाँ ब्रांडेड चीज मिलता है, यानी लैम्बोर्गिनी या ऐसा, ये लोग ऐड नहीं करते कि लैम्बोर्गिनी खरीदी, क्योंकि उसको खरीदने वाले ऐड देखने वाले होते नहीं, उनके पास टाइम नहीं होता, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो अब क्या है, वो आपको ऐसा फील करेंगे कि तुम्हारी औकात नहीं, इस दुकान में भी आने की औकात। तो आदमी ईगो में दिखाता है कि मैं खरीद के दिखाऊंगा, वो चाहते हैं, आपके ईगो को इस्तेमाल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे असत्य, इंटॉक्सिकेशन नशा, लस्ट काम, द्वेष और दुश्मनी, ये अपने आप आ जाएगा अपने आप। एक महाराष्ट्र में एक आदमी था, उसको वो गोल्ड का शर्ट पहनता था। हाँ, जो गोल्ड का जो शर्ट है ना, उसका गोल्ड का होता था। तो लास्ट में उसके 15 जो उसके बिजनेसमैन साथ में थे, या पता नहीं, वो अच्छे अच्छे लोग, तो उन्होंने ऐसे बुला रहे आज और ड्रिंक्स करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हर बार उसके साथ उसका गार्ड जाता था, लेकिन इस बार उसका गार्ड नहीं है। वो बोला कि अरे गार्ड का क्या जरूरत है, बोला क्या तुम ये सब अपने प्राइवेट कामों में गार्ड को ले आ जाते हो। वो बोली हाँ 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 हाँ, गार्ड का क्या जरूरत है, अकेला आ गया उसको, क्योंकि ये सब बिजनेसमैन थे तो बंदूक बंदूक लाए नहीं थे, क्योंकि उससे मारेंगे तो। सबने मिलके उसको पत्थर से मारा, सबने। अब वो क्या कारण था नहीं था भगवान जाने। हाँ, पर सोने का शर्ट क्या काम का, वो हर चीज सोना पहनता था, सोने की अंगूठी सोना, ये सब सोना, शर्ट तक उसने सोने का बना दिया था सोने। हाँ, इतना पैसा था उसके पास, लेकिन अंत में क्या मिला, मृत्यु। क्योंकि जो ही आपके पास ये है, तो या तो आप दूसरों को कंट्रोल करने जाओगे तो लोग गुस्से में आपको मारेंगे, और नहीं तो जो ही आप दुश्मन के शिकार बन जाओगे, क्योंकि वो आपसे एनवी करेंगे, द्वेष करेंगे लोग। तो ये यहाँ पे कहा है। अब हम लोग परपोर्ट में रिजर्व और गोल्ड के बारे में कल बात किया था, अब आ गया दिस आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन ऑफ करेंसी बाय अथॉरिटीज एनकरेजेस प्रोस्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट इकोनॉमी। तो स्टेट इकोनॉमी क्या है, जो राजकोष है, यानी राजा का पकड़ लो, या अभी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी का बैंकिंग सिस्टम है, तो ये जो राजकोष है ना, ये आइडियली कैसे चलना चाहिए, आइडियली ये सेंट्रली डिसेंट्रलाइज चलना चाहिए, यानी सेंट्रल कंट्रोल है परंतु लोकली डिसेंट्रलाइज्ड है। यानी पहले के टाइम्स में क्या होता था कि एक गांव में, मैंने आपको बताया ना, एक ब्राह्मण, एक मोची, एक नाई, एक 10 क्षत्रिय, 50 वैश्य, ऐसा ऐसा करके गांव होता था। हाँ, तो इस हिसाब से वो गांव चलता था, सबका अर्थव्यवस्था बना रहता था। अब क्या हो गया है कि सेंट्रल इकोनॉमी है, यानी अगर यहाँ कुछ चलना नहीं है तो उधर जाना पड़ेगा। जैसे हमारे, मैं जहाँ रायगढ़ जिला में रहता हूँ, तो जिसको कोने में रहता है, जो श्रीवर्धन वगैरह में, उसको अलीबाग जाना पड़ता है। तो 8 घंटा तो लग जाता है उसको वहां पहुंचने में। ठीक है, 8 घंटा लग जाता है उसको वहां पहुंचने में। मेरे को बस 1 मिनट दीजिएगा, मुझे ना एक बहुत बड़ा डस्टबिन फेंकना है। 1 मिनट बस। अरे बोलो, आएगा 1 मिनट में, 1 मिनट में मुझे वापिस रुकना पड़ेगा। वो एक ही बार आवाज देता है, 2 दिन से मैं भूल गया हूँ। हरे कृष्ण। तो ये जो स्टेट इकोनॉमी है, इसका काम क्या है कि सेंट्रली डिसेंट्रलाइज काम करना है।
यानी सेंट्रल अथॉरिटी रखी है, क्योंकि कंट्रोल तो होना चाहिए, तो कंट्रोल नहीं रहेगा तो हर कोई अपने इंडिपेंडेंट हो जाएगा, लेकिन डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। हर एक व्यक्ति का इकोनॉमी उसके पुरुषार्थ के हिसाब से उसको मिलते रहना चाहिए। यानी समझो कोई अपना कर्तव्य कर रहा है तो उसको मिलना चाहिए, और ये पुरुषार्थ नेचर यानी लैंड और काउज यानी नेचर के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। वैसे तो लोग जो लेबर की तरह वो कंपनी में काम करते हैं, भी मेहनत ही करते हैं, बिना मेहनत के तो उनको मिलता नहीं, लेकिन वहां उनका जो अपना नेचर है ना, वो दबा के गुलामी वाला पुरुषार्थ दिखाना पड़ता है। इसलिए वो लोग ऐसे ही दुखी हैं, कमा के भी दुखी हो जाते हैं। तो सोशली जो उनका मेंटल स्टेट है वो वीक हो जाता है, उसका परिणाम उनके परिवार पे होता है। ये दारू पी के आएगा, बीवी को मारेगा, बच्चे टॉर्चर में रहेंगे, फिर बच्चे अलग से वियर्ड नेचर क्रिएट कर लेंगे अपने आप में, फिर जिसको आगे जाके साइकेट्रिस्ट मीठा मीठा बोल के वही नींद की 2 गोली दे के सुला देंगे। तो समवेयर और दी अदर ये जो इकोनॉमी है इसका हर चीज में कनेक्शन होता है। तो ये कह रहे हैं प्रोस्टिट्यूशन और स्टेट इकोनॉमी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है इसका नंगा नाच चलेगा, यानी इसका कोई वैल्यू ही नहीं होगा। हम प्रोस्टिट्यूट कोई औरत होती है तो उसको उसको प्रोस्टिट्यूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं, उसका चरित्रहीन हो चुका है, तो उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता, उसको लाज नहीं होती, शर्म नहीं होती, लज्जा नहीं होती। हाँ, तो वो क्योंकि वो कैरेक्टरिस्ट बन जाती है। वैसे ही जो पैसा है, धन है, इसका एक अपना चार्म है। अच्छा, आपके पास पैसा आया मतलब आपने कुछ वैल्यूएबल किया। अब क्या है कि आप कितने भी घटिया हो, आपके पास पैसा है, तो इससे पैसे की जो वैल्यू है, अंडरस्टैंडिंग है, वो दबी हुई है। यानी उसके प्रति जो रिस्पेक्ट होता था कि अरे धन यानी लक्ष्मी के समान माना जाता था, अब धन धन है ही नहीं, वो कागज का टुकड़ा है, बस आ रहा है, किसी के पास कभी भी आ रहा है, इसका पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है। कल का बच्चा 50,000 करोड़ का मालिक हो सकता है, पहले ऐसे नहीं होता था। हर चीज का जन्म से रिच हो सकता है, लेकिन जो धन है ना बहुत कनेक्टेड होता था, और लोकली कनेक्टेड होता था, ताकि लोकल को लोकल की जरूरत है। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, अभी अभी ये जो इकोनॉमिक सिस्टम है इसमें अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे बड़े बड़े कंपनियां जो है, अब जोमेटो टोमेटो ये सब बनने लगे हैं। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप घर का व्यवस्था देख लीजिए। जो माता पिता या पत्नी अपने पति को बना के खिलाती थी, वो नहीं बनाती, क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी सिस्टम में उसको भी टैक्स दिया है, अगर वो लेडी है तो उसको भी टैक्स है, जबकि वैदिक सिस्टम में उसको टैक्स नहीं है। यहाँ टैक्स है तो झक झक मार के, और घर का ईएमआई भरना है तो उस स्ट्रेचर में रहना, तो जबरदस्ती आपको इतना ही देना है, इतने का ही फ्लैट देंगे हम आपको। वो रेट्स ऐसे तय कर देते कि आपको घर तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। आजकल लड़का लड़की को खोजता है, ये तो बोलता है कि शादी करना है, वो लड़की बोलती नहीं मैं जॉब नहीं करूंगी, बोला ना ना फिर नहीं करेंगे, जॉब वाली लड़की चाहिए। पहले लोग बोलते थे कि जॉब वाला लड़का चाहिए, अब लड़के बोलते हैं वो छोड़ो, दहेज वहेज, जॉब वाली लड़की खोजो जो जॉब करे और पैसा दे। तो ये फोर्स्ड हो जाता है। अब इसकी वजह से क्या है, धन कहीं भी किधर भी जा रहा है और उसका कोई पुरुषार्थ से लेना देना नहीं होने के कारण वो फ्लो तो हो रहा है, उसको ये वर्ड यूज किया गया है। तो इससे क्या होता है, स्टेट के ऊपर जो भरोसा है, जो स्टेट के ऊपर, स्टेट यानी रूलिंग पावर जो भी होता है, उसके ऊपर जो भरोसा है वो खत्म हो जाता है। इसलिए आजकल कोई ज्यादा वैल्यू नहीं देता, पैसे के लालची सभी हैं, लेकिन उनको मालूम है इसके ये सिस्टम में कोई दम नहीं। इसलिए बीच में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, अगर आपने देखा होगा तो। डिमोनेटाइजेशन क्यों किया था, ये चल रहा था तो इनका कंट्रोल ही नहीं था, तो इनका कंट्रोल नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, सभी जो कैश है इसको अपने पास ले लिया, यानी सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया। बोले आप डिपॉजिट कर दीजिए और यहां से आप ले लीजिए। तो डिपॉजिट करने का मतलब हो गया कि आप पहले मेरे कंट्रोल में लाइए सब कुछ, अगर आपने नहीं दिया है तो डेफिसिट में हम छाप लेंगे, वो भी हमारा हो जाएगा। और इन्होंने जानबूझ के जब भी 500 और डायरेक्ट 2000 का नोट रखा था ना, 1000 नहीं रखा, तो मैं समझ गया कि धीरे धीरे 2000 गायब होगा, 500 और 100 में काम चलेगा। अभी कहाँ है 2000 का नोट दिखी, और अब तो शायद वो लीगली कुछ उसका भी हट गया, पता नहीं, मेरे को भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है 2000 के नोट का क्या सिचुएशन है, क्योंकि आजकल को डोनेशन में 2000 का नोट दे भी नहीं रहे तो पता नहीं चल रहा है। हाँ, तो ये सिचुएशन है। तो यहाँ पे कहा गया कि दिस एनकरेजेस, ये जो इकोनॉमी है इस पे लोगों का भरोसा उठ जाएगा।
The price of commodities become artificially inflated because of bad money और artificial currency notes. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सोचिए, प्रभुपाद आज नहीं लिख रहे हैं, 1970s में लिख रहे हैं। ये फर्स्ट कैंटो है, 1968-70 में लिखा हुआ वर्ड्स है ये आज का भी नहीं, ये आज भी ट्रू है, सोचिए। और प्रभुपाद पूरा वेस्ट में देख के उनको समझा रहे थे कि यही और यही भारत कल्चर फॉलो कर रहा है। इसलिए तो प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको बोला कि जाओ वेस्ट में उनको समझाओ कहाँ गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि नेचुरली जब करेंसी बढ़ने लगेगा, अभी मैं कल सब्जी लेके एक थैला, उसमें मुझे लगता है 1 किलो गोभी लाए, 1 किलो आलू, मुझे लगता है कुछ ऐसा छोटा बीन्स थोड़ा लेके आए। कितना हुआ? 150 रुपए। एक टाइम था जब 20-30 रुपए में इतना सब्जी मिलता था, आप आराम से खाते थे। आज आपको 150 में मिल रहा है। लेकिन तब मैं ये भी सोचता था कि कहीं मैं जाता था तो लोग मुझे 100 रुपए प्यार से दे देते, अब कहीं जाता तो 100 नहीं देते, फिर 500 देते। तो अगर देखा गया तो इन्फ्लेशन हो गया है ना, वो बढ़ गया, अब मार्जिन बढ़ गया, तो ये बढ़ गया। तो एक्चुअली रेट नहीं बढ़ा, इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जो वैल्यूज है वो ऊपर चले गए, प्रोपोर्शनेटली उतना ही है। देखिए जैसे पेट्रोल का भाव है ना, आप चले जाइए, आपका कार है, तो आप ये ध्यान से देखिएगा, अगर आपका कार है और वो 5 सीटर है, तो 100 किलोमीटर जाने के लिए अगर 5 लोग बैठते हैं, अगर वो बस में बैठते हैं 5 लोग, तो उन्हें 100 किलोमीटर का 120 रुपए देना पड़ेगा हर आदमी को, यानी 600 रुपए हो गए। अब यही 600 का अगर आप कार लेते हैं तो 600 का पेट्रोल डालेंगे तो आप 100 किलोमीटर जा सकते हैं। बात समझिए, एवरेज अगर 18 या 20 का पकड़ लो, 20 का एवरेज है, 20 इंटू 6, 120 किलोमीटर, तभी उतने रुपये में आप वहां से वहां जाइएगा। तो बेसिकली आप बस में जाइए तो भी उतना ही हो गया आपके लिए, कार में जाइए वो अलग के देखिए, कार में वो एक्स्ट्रा चीजें की बात नहीं, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देख रहे हैं। तो अब वो देखिए वो ऐसा ही है। टोल कैसा है? अगर आपका कार है तो समझो 100 रुपए टोल है, और अगर आपका बस है जो 50 सीटर है तो वहां 1200 रुपए टोल है। तो टोल भी पर मतलब बेसिकली क्या है, पेट्रोल महंगा सस्ता नहीं है, पेट्रोल तो जमीन से निकलता है। आपने जमीन से निकाला तो क्या जमीन को कुछ दिया आपने भूमाता को? आप तो ऊपर से कह रहे हो कि भूमाता है ही नहीं। तो अब आपने तेल निकाल लिया, अब तेल को कैपिटलाइज कर दिया, और हर बार सोना यूज नहीं कर सकते, इसलिए आप कैश दे रहे हो। तो पेट्रोल डॉलर पहले संभालता था ये सब, अब क्या हो गया है, ये जो सऊदी और ये जो ऑयल एरियाज वाले लोग हैं, तो 2 साल, मैंने 4 लोगों का अगर नाम लिया ना, इन्होंने इनको 2 साल लॉकडाउन में शांत कर दिया कि हम तेल ही नहीं यूज करेंगे। तो लास्ट में उन्होंने इनके साथ पैक्ट किया कि हम तुम्हारे साथ पैक्ट करेंगे, उस वाले को छोड़ देंगे। बोले आओ हमारे साथ। फिर अभी हमारे साथ हुए, तो अब वो जो है वो झुक गया है कि भाई हमारा भी डॉलर को इज्जत मत करो, हमारे को मार्केट में रहने दो। तो इसलिए अब बाइडन मिलने आता है मोदी को। ये अर्थव्यवस्था है। इसमें आपके जैसे सामान्य लोगों को स्टोरी कुछ मीडिया में दिखा देते हैं, आप लोग उल्लू हो, आपको टीवी में आईपीएल दिखा दिया, लोग कोरोना में मर रहे हैं और यहाँ हमारे को आईपीएल दिखाया जा रहा है। अच्छा, उसमें भी जोक ये है कि जैसे क्राउड में जब 6 मारते तो पीछे से आवाज आता है वो कुछ, तो इसमें वो भी एनिमेटेड था क्योंकि वहां क्राउड था ही नहीं कोरोना में। ओ अरे मैं बोला क्राउड की आवाज कहां से आ रहा है? तो इतना एनिमेटेड और प्रोग्राम्ड हो जाता है कि आपको प्रॉपर कंट्रोल करके रखा है, मीडिया के थ्रू ब्रेन वॉश करके रखा हुआ है। आप अगला क्या होगा उसका वो मूवी पहले बना देते हैं। जैसे उन्हें मालूम है कि हम करप्शन कर रहे हैं तो कल कोई भड़क सकता है करप्शन के लिए, तो आपके मन में गब्बर है, उस गब्बर को वो मूवी में बना देते हैं। गब्बर इस बैग लड़ाई कर रही है, लास्ट में दिखाएंगे कि गब्बर जो है सिस्टम को ही फॉलो करता है, वो मतलब वो सिस्टम को फॉलो कर रहा है। यानी आपके अंदर जो गुस्सा है उसको वो खुद ही पहले ब्रेन वॉश कर देते हैं। कितने स्मार्ट नहीं है। आप जो सोचते हैं उस सोच के आगे जाके आपको वहां लॉक कर देते। इन्हें मालूम है बहुत सारे गन्स अभी सप्लाई होंगे यहाँ वहां। अगला जनरेशन देखिए, अभी तो भारत में एक दूसरे को लोग थप्पड़ मारते गुस्सा आने लगे, बहुत जल्दी ही गन्स का जैसे यूएस में हो गया था वैसे बच्चों के पास गन्स हो जाएंगे, ठोक देंगे, बोले प्रभु जी क्लास पसंद नहीं आया, ठीक है। हाँ,
और तभी आप बोलेंगे क्या किया जाए प्रभु जी, आजकल सबके पास गन्स है। अभी तो आप जाओगे नहीं खेती में और यही सिटी में रहोगे, तो फिर ये भी भोग लेना। बहुत जल्दी गन्स आएंगे, ये बच्चों को दिया जाएगा, वो दिया जाता है, नहीं तो इन लोग का धंधा चलेगा कैसे? हाँ, तो ये आएगा, कितना भी रोक ले कोई। अब ऐसे भी जनरली मैं बिहार में कॉलेज में टीचिंग करता था, उधर हर बच्चे के ड्रॉर में एक गन होता था। मुझे किसी ने बोला मत जाइए, मुझे ऐसे लड़के पसंद है डॉन। वो मुझे लेने के लिए स्टेशन में भी 150-200 एक साथ आते थे बाइक पे, रैली की तरह। साइकोलॉजी है, तो पॉइंट है कि इनको आप गन दे दीजिएगा, फिर इसका जो वायलेंस है वो आप सबको भोगना होगा। एक नॉर्मल मनुष्य की तरह आप जी नहीं पाइएगा, फिर वायलेंस। फिर अब आप पर्सनली रोक नहीं सकते कि आपने दम दी, तो पॉलिसीज बनाइएगा कि अगर 18 से पहले गन पकड़ा है तो इधर जाएगा, 19 के बाद पकड़ा है तो वहां जाएगा। तो इस रूल्स का क्या फायदा? अब उसमें वो काला कोट पहन के लोग चिल्लाएंगे, ये माय लॉर्ड, ये तभी इधर नहीं था, ये माय लॉर्ड। अरे माय लॉर्ड ने उसे गन पकड़ा भाई, गोली मारा है, किसको बचा रहे हो आप? अच्छा, बचा क्या रहे हो कि सिस्टम को आप चला रहे हो। हाँ, एक बकवास। आप खरीद सकते हो, लॉयर्स को खरीद सकते हो, जज को खरीद सकते हो, ना बोल दे कोई मेरे सामने, पकड़वा दूंगा। 100 में 2 या 5 होंगे लॉयर्स और जज जो बेचारे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अन्यथा हर एक को पैसा चाहिए। अटेंडेंस लगाया 5,000 रुपए दो, चलो, ऊपर जो लॉयर खाएगा पिएगा वो खर्चा दिखाएगा अलग। आपके ऊपर अन्याय हुआ है ना, तो न्याय मांगने के लिए भी आपको अपना बैंक बैलेंस खत्म करना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में सब लिंक्ड है, कितना पैसा आपके नाम पे है। तो जहीं आप कहीं जाते हो, वो पता रहता है इनको, ये 10 लाख वाला आदमी है, 4 लाख काटो और भेजो इसको, मछली है मस्त। आपको मालूम है ना, जो तालाब में मछली होती है ना, तो मछुआरा जो है सब छोटी छोटी मछली पकड़ता है, नहीं तो बहुत बड़ी पकड़ता है, बीच वाले को नहीं मारता, छोड़ देता है वापिस। अगर जो आप में से मछुआरों को जानते हो उसे पूछना क्यों छोड़ते मालूम है, क्योंकि यही तो अगला प्रोडक्शन करेंगे। जो ऊपर हो गया, जो बहुत बड़ा हो गया वो नहीं करेगा, तो उसको खत्म कर दो, और जो एकदम छोटा है बेबी उसको ले सकते हो। इसलिए आपको बाजार में वो बीच वाले नहीं मिलते, अगर स्पेशली तालाब वालाब से पकड़ा है तो। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, जो बूढ़े हैं इनको भगा दो, ये यूजलेस है ना, इनको उड़ा दो। एकदम जो छोटे हैं इनको अपने कंट्रोल में रखो, डोसेस दे दे के, एजुकेशन के थ्रू हर चीज हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। इनका कंट्रोल, हम इनके कंट्रोल में जाए क्यों भाई? आप हो कौन? हम आपको मानते ही नहीं। नहीं हमें सरकार, अरे तुम्हें सरकार बनाया किसने? कौन नारायण आके बोले हाँ आज से ये सरकार होगा? अरे भगवान बोले भी नहीं तुम्हारे बारे में। भगवान बोलते हैं अमंग द रूलिंग आई एम मोनार्क, मैं रूलर्स में मोनार्क हूँ, राजशाही हूँ, लोकशाही नहीं हूँ, हम लोकशाही नहीं मानते। ये लोकशाही को मानने के कारण आज ये दुर्व्यवस्था हुई है। तो ये कह रहे थे प्राइस ऑफ कमोडिटीज बिकम आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ बैड मनी और आर्टिफिशियल करेंसी यूज। आप अभी भी इंडोनेशिया चले जाओ क्या, कहाँ से वो भक्त आए थे, म्यांमार, म्यांमार से कुछ भक्त आए थे, तो वो आए थे तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बोला आपके यहाँ संडे फीस्ट कितने लक्ष्मी दे सकता है? बोले 10 लाख। है 10 लाख में आपके यहाँ संडे फीस्ट मनता है? बोले मेरे यहाँ तो 2-3 हजार में हो जाता है। बोले नहीं नहीं, आप ही का 2-3 हजार, वहाँ 10-10 लाख होते हैं। बोला अच्छा। फिर मैं बोले लेके जाओ 2-3 हजार, मेरे तो एक पीस कर लो। तो पॉइंट क्या है कि उधर वो करेंसी है। एक माता जी बोले प्रभु जी हम आपको डोनेशन देना चाहते हैं। बोले कितना? तो बोले कितना? 1 लाख। बोले 1 लाख रुपए डोनेशन? पता चला वो हमारे यहाँ का 500 रुपए है। मैं बोला एक ही नोट में लिखा है 1 लाख। मैंने बोला ऐसा हमारे भारत में हो जाएगा तो बम बम हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कल नहीं किसी को मैंने बोला डॉलर दिखा है, तो प्रभु जी, कोई प्रभु जी ने $1 दिखा है, तो हमारे यहाँ 1 रुपए का नोट है ही नहीं। तो पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब सेम है। आज आप चले जाओ यूएस में, तो अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो $1 लगता है, यानी 50 रुपए। अब वही भारत में आ जाओ, वही 50 के ब्रेकफास्ट मिलता है, 2 वड़ा पाव खा लो, थोड़ा कुछ और खा लो, हो गया 50 रुपए खत्म। तो ले दे के वो वही है, वही आप म्यांमार में जाए तो 1 लाख में खाना, क्या कहते हैं उसको, 10,000 का खाना खाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट। तो ले दे के प्रोपोर्शन में सब सही है, बस करेंसी एक दूसरे को गुलाम बना के रखने के लिए सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अब ये लोग नया सिस्टम ला रहे हैं, वन वर्ल्ड वन करेंसी, बहुत जल्दी आने वाला है। पूरी दुनिया में एक ही करेंसी चलेगा, पूरी दुनिया, वो डिजिटल आ ही गया है ना, वो नहीं हो जाएगा। वो पूरी दुनिया में कोई कहीं भी जमीन खरीद सकता है, सब एक रूल में आ जाएगा। ये अच्छा चीज नहीं है, पर वो जो भी डेमोनियक पावर है वो इसमें लगे हुए हैं।
अब इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये अब समय बताएगा, है ना। क्योंकि 10 कुत्तों के सामने एक जब शेर चलता है ना तो ताकत अलग होती है, कुत्ता कोने में जाके भागता है। तो जब धर्म जागेगा तो अधर्म अपने आप छुएगा। तो ये जो आर्टिफिशियल है ये कहाँ से आता है, मुझे इतना ही बताइए कि कल जो मुझे बच्चे थे हम लोग तो इतना भेल भेल मिलता है ना, भेल वाला आता था, तो 20 पैसा हम लोग 20 पैसे में इतना भेल लेते थे और आराम से सब लोग खाते थे। आज आपको 20 रुपए में इतना भेल मिलता है, अगर इतना लेना है तो 200 रुपए देना पड़ेगा। तो 20 पैसा हो गया 200 रुपए, भेल वही का वही है, पर ये इन्फ्लेशन होने के कारण ये बढ़ गया। ते प्रपद समझा रहे हैं, इसलिए ये परमानेंट नहीं है। तो आदमी कितने बार चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, एक बार ठीक है, 2 बार ठीक है, हर चीज बढ़ रहा है। अब ये आंदोलन करते कि हमारा पगार नहीं बढ़ा है और सब्जी का रेट बढ़ गया है, बस पगार बढ़ाते हैं, हर कोई अपना फिर इन्फ्लेट करता है, क्या करिएगा, उसका भी मजबूरी है। आजकल तो भिखारी भी 2 रुपए 5 रुपए ले लेते, बोलता है अरे ये नहीं चाहिए 10 का नोट दे कम से कम। हाँ, तो ये देखो कोई लिख रहा है 75 रुपए में 250 ग्राम कुरमुरा मिल रहा है। तो यहाँ लिखा है बैड मनी प्राइस अवे गुड मनी। अगर आपने बैड करेंसी रखा है, बैड मतलब क्या है, जो नॉन कैलकुलेटिव नॉन प्रोपोर्शनेट है, तो बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी, जो अच्छा मनी उसको हटा देता है। इसलिए आप देख लो कोई भी धंधा खोल रहा है, कोई भी, एक होते हैं एथिकली, जैसे मारवाड़ी हो गए, जैन हो गए, सिंधी हो गए, हाँ गुजराती हो गए, ये लोग वाणिज्य समाज के लोग, इनके अपने एथिक्स होते हैं। आजकल हर कोई स्टार्टअप बिजनेस ये कुछ भी बेच रहा है, कुछ भी। अभी एक मूवी आ रही थी जहाँ पे एक औरत को कॉन्ट्रासेप्टिव्स का सेल्समैन बनाया और उसमें दिखे कि कैसे परिवार में चैलेंजेस हैं और उसने फिर भी वो जॉब किया। अरे भाई क्यों करना है तुमको, उसमें बेचैनी है तो है, स्वीकार करो, नहीं करो यार। मैंने एक बार बोला भी था, एक बार मुझे किसी भारत जोड़ो के पार्टी वाले ने पूछा था बहुत पहले कि हम लोग जीत नहीं रहे, हमारा लीडर जो है वो ढंग का नहीं है, क्या करना चाहिए। मैंने बोला सुनो, तुम वादा करो और दो सभी महिलाओं को 8,000 रुपए महीना, जो घर में अपने बच्चों को संभालते हैं, परवरिश करते हैं और जॉब नहीं करते हैं, उनको ये लक्ष्मी दो, तुम्हारा सरकार आएगा। वो आ गया उस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में सरकार में आकर लेकिन स्कीम नहीं लगे, भले उसका नारेबाजी बहुत किया। पॉइंट क्या है कि जो घर में महिला है इसका कोई वैल्यू नहीं है, जो अपने बच्चों को, 2 बच्चों को प्यार देके संभाल रही, उनको क्रिमिनल नहीं बनने देगी, वो उनको ढंग का एजुकेशन देगी, उन पे संस्कार देगी। उस माँ को आप कुछ नहीं दोगे, जो अपना कपड़ा खोल के बाहर नाचेगी, आज तुम्हारे बोलने पे कॉन्ट्रासेप्टिव बेचेगी, आज सेल्समैन की तरह गाड़ी पे बैठ के लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ जाएगी 8-8 घंटा, उसको आप पैसा दे दोगे। इसलिए क्या हो रहा है, आजकल टीचर, जो लेडी टीचर्स हैं जो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो एक्चुअली उनको क्योंकि अब घर चलाना है तो डबल जॉब करना पड़ रहा है, तो चलो चलो इकोनॉमी जोड़ने के लिए जाते हैं। बच्चे क्या बोलते हैं, छोटे बच्चों, फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे बोलने लगते हैं ये मैडम बहुत ऐसी है, वो अच्छी है, चालू हो जाते हैं। तो ये जो है ना, ये फ्री मिक्सिंग में और ये जो इकोनॉमी के प्रेशर में हर एक को भीख मांगना पड़ रहा है। सो इसलिए ये बैड करेंसी जो गुड करेंसी को हटा रहा है, गुड कल्चर को हटा रहा है। तो ये बहुत रूट है, इसको आसानी से मत लीजिएगा। और ऑब्वियसली मैं तो पहले इसी का अटैक करने वाला हूँ। प्रभुपाद बोले माय थर्ड जनरेशन विल रूल, और बहुत जल्दी प्रभुपाद ओरिएंटेड करेंसी भी आएगा। ऑब्वियसली ये बड़ा चीज है बोलना, पर ये आएगा, क्योंकि जिसको दिखता है वो बोलता है, जिसको नहीं दिखता ना वो बोल पाता, नहीं समझ पाता। आलोक जी आपको म्यूट करना होगा, आपका आपका वॉल्यूम आ रहा है। इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी, देखो क्या लिखा है, इंस्टेड ऑफ पेपर करेंसी एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स कुड बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज। अगर आपको ये बैड करेंसी हटाना है, बहुत सिंपल है, तुम्हारे पास लाखों डॉलर्स हैं, चल सोना ला, सोना दे हमको, हम भी सोना देंगे। आप आरबीआई के पास चले जाइए और उसको बोलिए कि ये लीजिए मेरा 50,000 रुपया, 10 ग्राम सोना दीजिए, नहीं देगा, नहीं देगा, है ही नहीं। आपका नाम और नंबर ले लेगा और पता चला आप किसी कोर्ट ऑपरेशन में मारे चले गए। आप गाड़ी से आ रहे थे, घोड़गाड़ी टोटा गया है। तो पेपर करेंसी या डिजिटल करेंसी के बजाय एक्चुअल गोल्ड कॉइन्स आपको यूज करने हैं। एंड दिस विल स्टॉप प्रोस्टिट्यूशन ऑफ गोल्ड।
दिस विल स्टॉप। जो गोल्ड का जो ये चल रहा है ना व्यवसाय, घटिया का व्यवसाय, वो बंद हो जाएगा। गोल्ड ऑर्नामेंट्स फॉर वुमन में बी अलाउड बाय कंट्रोल। तो लोग बोलेंगे सोना नहीं रखना है, नहीं रखना है। गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय फॉर वुमन में बी अलाउड बाय कंट्रोल, आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमको किसी चीज को निगलेक्ट करना है, लेकिन उसको गलत सिस्टम में डाल के यूज नहीं करना है। जैसे सोना को इन्फ्लेट डिफ्लेट करके लोगों के इकोनॉमी को नहीं हिलाना है। मुझे बताइए, एक फ्लैट आदमी खरीदता है तो उसका समझो 5 लाख लोन लिया है फ्लैट खरीदने के लिए, तो बैंक क्या बोलता है, नहीं लेकिन आपको 10 साल 12-12 हजार 15-15 हजार इतना भरना पड़ेगा महीना। अब वो क्या करता है, ये भरने को रेडी भी हो जाए तो वहां से इन्फ्लेशन हो गया, अब वो रेट्स बढ़ गए, बोले सर अभी ऐसा हो गया कि ये ऐसे ऐसे भरना पड़ेगा। तो जिंदगी 20-25 साल बीत जाता है घर लेने में। बात समझो, ये आपको नचाया जा रहा है, यू आर डांसिंग ऑन द ट्यून्स। गोल्ड ऑर्नामेंट्स में भी अलाउड बाय कंट्रोल, आप कंट्रोल में उनको दीजिए, नॉट बाय क्वालिटी बट बाय क्वांटिटी। कितना पहनना है उस हिसाब से आप दीजिए। दिस विल डिस्करेज लस्ट, एनवी एंड एनविटी। इससे क्या है कि सोना जो है वो प्रोपोर्शनेट होने के कारण क्वांटिटी में, फिर आपके प्रति द्वेष नहीं होगा, ये सब भी कम हो जाएगा समाज में। वेन आप बताइए ना, हमारे डिवोटी से बहुत अच्छा है, कोई सब कंठी माला पहनते हैं, लेकिन इमीडिएटली कोई डिवोटी कंठी माला के नीचे से 2 चेन निकालता है ना, तो लोगों की नजर जाते हैं। तो ऐसा दिस विल डिस्करेज लस्ट, एनवी एंड एनमिटी। when there is actual gold currency in form of coins, the influence of gold in producing falsity, prostitution etc. will automatically cease. जब गोल्ड करेंसी कॉइन्स में आ जाएगा तब अपने आप ये जो आर्टिफिशियलिज्म है ये बंद हो जाएगा। There will be no need of anti-corruption ministry for another term of prostitution and falsity of purpose. तो ये कह रहे हैं कि there will be no need of anti-corruption ministry। ये जो हम बोलते हैं ना क्या सीबीआई आ रहा है, एफबीआई आ रहा है, तो ये सब जो करप्शन पकड़ते हैं, या एक और कौन सा है करप्शन, एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी वाले आ गए हैं, रेड मारने वाले हैं। ईडी, अरे रेड क्यों मार रहे हो भाई, ले दे के तुम्हारा खुद का सिस्टम वैसे है, तुम नीचे क्या रेड मार रहे हो। तो ये बेसिकली इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपने गोल्ड कॉइन दिया तो जितना का वैल्यू है उतना ही जाएगा, फिर जिसका जिसका जितना, हाँ ईडी है, जितना जिसका वैल्यू है उतना उसके पास धन होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि चलो प्रभु जी ये तो हम समझ गए। कल बहुत लोग पूछ रहे थे कि प्रभु जी इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन बहुत सिंपल है। सोल्यूशन जो है वो ये है कि आपको अभी जहां है, ये सोल्यूशन टोटली इम्प्रैक्टिकल लगेगा, लेकिन इसको सुन के रख लीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर ये हिला टुली होगा, तब शायद आपको इसके बाद सिवाय ऑप्शन नहीं हो। अगर वर्ल्ड वॉर हुआ तो सारे नेटवर्क्स डाउन हो जाएंगे, सारा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, आपको नेचर के पास जाना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ तो जरूर, अभी ऑलरेडी लोग बहुत रिजेंटमेंट में है, लोग डेमोक्रेसी से खुश नहीं है, तो इसलिए धीरे धीरे लोग शिथिल हो गए। शिथिल अभी कपड़ा जर्जर हो जाए तो फट जाता है ना, पुराना कुर्ता होता है तो ऐसे करने से ही फट जाता है, ऐसे डेमोक्रेसी अब पूरी फट चुकी है। लोगों का ज्यादा उस पर विश्वास है नहीं, कितना भी आप बोलिए डेमोक्रेसी, वो कुछ नहीं होने वाला है, किसी को मतलब ही नहीं है। तो अगला जनरेशन तो और भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसको तो वीडियो गेम से मतलब है, वो खत्म हो जाएगा। अगर ये नहीं भी हुआ तो ऑयल ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहा है, ऑयल रिजर्व्स जो है वो इतने हैं नहीं कि इतना दिन चले। जो मोटा लॉबी है, रिच लॉबी, वो उसका फायदा उठाएगा, और जो गरीब लॉबी है इसको ये लोग एक जगह रख देंगे। आप यहाँ से हिलो नहीं, जैसे कोयले के खदान में रख देते ना लोगों को पकड़ के, हिलना नहीं, खिलाएंगे हीरो, वैसे लोगों को ये एक ही एरिया में लॉक करके रखेंगे, ज्यादा नहीं हिलो। अब डीजल और पेट्रोल नहीं यूज होगा, बैटरी यूज होगा। अब बैटरी कहां तक जाएगा, 100 किलोमीटर तक ही जाएगा। हाँ, हाईवेज तो बना दिए, लेकिन आप ज्यादा दूर जा नहीं सकते, और जाओगे तो फाइन वाइन वो रूल्स रेगुलेशन आ ही जाएंगे। आज जो इलाइट क्लास है यही मूव करेगा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होगा, जो अगला जनरेशन है जो पॉलिटिक्स में आएगा वो प्योरली सेल्फिश होगा। पहले वाले कर्मठ भी कुछ लोगों के विचार भी करते थे,
अभी ऐसा जनरेशन ना पढ़ाई लिखाई से पैदा ही नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग जो है कुछ ऐसे डिसीजन लेंगे जो सेल्फिश होंगे, और फिर जो दूसरे लोग हैं वो इसका प्रतिकार के रूप में अटैक करेंगे, एंड वो थरोली इम्पॉसिबल होगा हैंडल करना। तो या तो सिविल वॉर होगा, और नहीं तो ये जो ऑयल बेस्ड रिजर्व है इसको ये लोग मिनिमाइज करके इलेक्ट्रिसिटी और सोलर का यूज करेंगे। लेकिन इसका एक लेवल के बाद यूज नहीं होता। जो आज की तरीके से टेक्नोलॉजी चल रही है वैसे नहीं चलेगा, फिर सब कुछ धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और ले दे के लास्ट में आपको लगे मैं ये क्यों संभाल रहा हूँ, इससे अच्छा मैं खेती कर लेता हूँ। इतना करके खाने से अच्छा मैं अपना 2 एकड़ में कुछ उपजा लूं और खा लूं। और सिटीज बचे नहीं है, क्योंकि जहां शहर में पानी आता था अच्छे से वो शहर होते थे। अब सभी शहरों में गटर नाली और सबकी टट्टी बह रहे हैं, तो वो पानी आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए लोग पहाड़ों में जाएंगे जहाँ सोर्स है पानी का, वहां पे जाके लोग बसेंगे पहले। वहां से धीरे धीरे जब ये सिटी पूरा, सोच लो इतने बड़े बड़े कॉन्क्रीट बिल्डिंग है, हाँ ये गिरने वाले हैं, या नहीं है तो सीमेंट और लास्ट में कितना दिन चलेगा, एक भूकंप आके सब मिल जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मेथोडोलॉजी। ये जो इकोनॉमी सिस्टम है इसने जिस तरीके से दुनिया को चलाने का सोचा है ये सस्टेनेबल नहीं है, और इसलिए ये बार बार गिर रहा है, लोग इसको उठा रहे हैं, गिर रहा है उठा रहे हैं। हर बार एक नया इकोनॉमिस्ट आता है, कुछ न जोड़ करके उठा देते हैं। इसमें जनता मर रही है, इसमें बलिदान मांगता है, दे रहे हैं बलि, और काम चल रहा है। तो इस प्रकार से जब तक हम एक नेचुरल साइकिल की तरफ नहीं जाते, यानी हम जमीन पे लोगों को अपना जीवन आधारित करना नहीं सिखाते, और जब तक हम उनको गाय, नेचर, कैटल ग्रेजिंग, आपको मालूम है गांव में जो बकरी चराने वाले होते हैं ना, 50-60 बकरी करते हैं, उनको लोग पैसा देते हैं कि आइए हमारे खेत में आपकी बकरियों को 2 दिन रखिए, क्योंकि वो टट्टी करेगा तो मैन्योर बनेगा। नेचर कितना अच्छा है, देखो वो खाता है, टट्टी भी करते तो मैन्योर बनता है। आपको पेस्टिसाइड की जरूरत क्या है, और नेचर के साथ रहोगे तो ये भी कम हो जाएगा धोखा। और अपने आंगन का बना के खाओगे अलग होता है। मुझे आज भी, जब हम छोटे थे तो हमारी चाची वो घर के आंगन से कुछ लाती थी, एक पता नहीं फूल क्या, एक फूल होता था उसका भी पकौड़ा बनता था, इतना अच्छा लगता था। हाँ? आपको कभी तरुआ खाना चाहिए, तरुआ मिथिला का, एक नंबर, एक से एक तरुआ। तो इतना नेचर के साथ जुड़े होते थे, एक साथ एक जॉइंट फैमिली 50-60 लोग रह लेते थे, कोई लोड ही नहीं होता था, रिलेशनशिप स्वीट होते थे। आजकल हर एक दूसरे को तौल रहा है, ये कितना कमाता है, वो कितना कमाता है, उसके व्यक्तिगत कोई बात ही नहीं हो रही है। तो यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ जीरो हो जाती है। तो नेचर के साथ जब जब जुड़ेंगे तो अपने आप आपका रिलायंस भगवान के पे होगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, वैल्यूज बढ़ेंगे। और जो हाँ, हमारे शिल्पा माता जी बाम्बू भाजी लिख रहे हैं, हाँ बाम्बू का भाजी खाया था हमारे यहाँ, पास करेई करेई बोलते हैं, झारखंड में बनता है उसका। वो सॉफ्ट बैम्बू का मस्त अचार बनता है, उसका सब्जी बनता है, बहुत अच्छा है ये। तो ये बात समझ कि ये इतना नेचर ने दिया हुआ है, लेकिन हम नेचर को छोड़ के सब कुछ इकोनॉमी में डाल के आप फंसे पड़े। तो ये सेंट्रलाइज है, आपका चावल उगा अब हम लेके जाएंगे, अरे उनको दो मत, जितना सेंटर को 25% ताकत को जरूरत में दे दो, आप बाकी लैंड आप ले लो। चाणक्य क्या करते थे, कंपल्सरी 25% टैक्स करते थे, जितना जमीन है उतना देना ही पड़ेगा। उनसे क्या होता था, जबरदस्ती आपको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, लोगों को अपनी जमीन में खेती करवाने के लिए बुलाना पड़ेगा। अभी नहीं बोल सकते मेरा जमीन है किसको नहीं दूंगा, बेटा ऐसा नहीं। तो 25% टैक्स लेंगे तो जब मार के फिर लोगों को काम पे लगा दो। तो एम्प्लॉयमेंट ऐसे होता था, अगर नहीं दोगे तो सरकार लगाएगी, राजा लगाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट हो जाता। अनएम्प्लॉयमेंट का बात ही नहीं है। अब क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो तो लोग थोड़े में सेटिस्फाइड हो जाते थे। अब क्या स्पिरिचुअलिटी है नहीं तो इतना दे दो तो भी सेटिस्फाइड नहीं है। हमारे एक जू में कर्मचारी था, अपना स्टोरी बताता है कि उसके क्लास में कोई लड़की आई थी, जब आपके पास जगुआर था। तो वो लड़की फिर लेक्चर में आती थी, फिर बाद में उसको रोना चालू कर दी। बोले क्या हुआ, आपको क्यों रो रहे? बोले मेरा दिन आज बहुत दुखी चला गया, आज मेरा लाइफ का सबसे बैड डे है। बोले क्या हुआ? बोले मेरे को पापा ने नाराज कर दिया। बोले क्यों, पापा तो तुम्हारी हर बात मानते हैं। बोले नहीं, मेरे दोस्त के पास एक पर्स था, मुझे वो वाला चाहिए था, पापा ने नहीं दिया। तो बोले खरीद लो ना। तो बोलते नहीं, वो 40 लाख का है और मुझे जो दिया वो 20 लाख वाला है। अरे हमारे पर्स में 20 लाख नहीं होते, उसका पर्स 20 लाख का है, फिर भी वो रो रही है।
तो ग्रीड का एंड नहीं है, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड है नहीं, तो स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड है नहीं तो मटेरियल डिससेटिस्फैक्शन में भागते रहेगा आदमी, और फिर इस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में भागते रहेगा, नाचते रहेगा, डिप्रेशन तो चलते रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम सोसाइटी को ड्रैग करके नरक बना रहे हैं इस संसार को। ये बैड इकोनॉमी है। आपको लग रहा है नहीं नहीं बहुत अच्छे से पैसा है, वो लग रहा है क्योंकि आप अभी भारत में हो और भारत उस इकोनॉमी को ग्रैब कर चुका है जो ग्रैब अमेरिका ने किया था। लेकिन आज आप देख लो, अमेरिका कब से 50 साल समझो आगे था, आज देख लो उसकी जनरेशन भीख मांग रही है रास्ते पे। उसमें पोलराइजेशन हो चुका है, एक्सट्रीम रिच एंड एक्सट्रीम पुअर। साउथ अमेरिका में कटोरा लेके घूम रहे हैं लोग, होमलेस हो चुके हैं। तो यही होगा यहाँ पे भी। ऐसा मत सोचिए कि ये बड़ा देश आगे बढ़ रहा है और आने की सब भीख मांगने वाले होंगे। आज में एक भिखारी नहीं था 150 साल पहले, आज सब जगह भिखारी है। अब भीख मांगना पेशा हो चुका है, और इस पैसे के चक्कर में लोग बच्चों को पकड़ के आंख फोड़ के उसको भीख मंगा बनाते हैं। ये हमने देखा नहीं, मैंने अपने आंखों से देखा। आप बच्चियों को जो जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता, चलो बेटा शहर में ले जाते हैं और वहां उनको ब्रोथल्स में भेज देते हैं। हाँ, नहीं तो डांस करवाते बार में, नाच पैसा ला। और वो बेचारी को पता नहीं चलता है करना क्या है, कौन है मेरा कौन नहीं है, उसको अपना जिंदगी काटना है और वहां फंसे। ये सारा अधर्म का टिकड़ा उन सबके ऊपर आने वाला है जो इस सिस्टम को फॉलो कर, और फॉलो करके जो इसको जय जयकारी मार रहे हो तो और भी डबल नरक में। मैं तो बोलता हूँ उनको डबल नरक में तलूंगा। आप बोल रहे हो कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप जो अन्याय कर रहे हो उस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। टोटली आर्टिफिशियल सिस्टम। आप क्या करोगे नहीं करोगे, लेकिन कोई तो करेगा, तो जो करेगा वहां हेल्प कर देगा। अब बेस्ट वे मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहाँ कमा रहे हैं वहां कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर आप अपने परिवार को और अपने समाज को सुखी देखना चाहते हैं तो जमीन से जुड़ना चालू कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि उस बहुत पैसा नहीं है तो भाड़े पे एक एकड़ ले लीजिए, अपना रिलायंस बढ़ाइए और ढूंढिए। हाँ, जैसे नौकरी ढूंढने के लिए फाइल लेके गए ना, वैसे ही जमीन ढूंढने के लिए 4 लोगों से बात करिए ना। और अब एक खेती वाला जमीन हो, थोड़ा पहाड़ी जमीन हो, कोई दिक्कत नहीं, जमीन जमीन होती है। और मैं कह रहा हूँ फिर आप 4 शादी करिए, 15 बच्चे रखिए, सबको जमीन बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जमीन नहीं तो क्या जियोगे फिर आप? एक पत्नी एक बच्चा, वो उसमें भी कोई बीमार होके चला गया तो फिर 2 का परिवार, डिप्रेशन में जियो, यहाँ वहां खुशी खोजो, नहीं है तो डिप्रेशन के गाने सुनो, बस यही है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पर्पट को चीपली ना लें। प्रभुपाद ने एक एक लाइन सोच के लिखा है। प्रभुपाद खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और वो इतने बड़े बिजनेसमैन, वो 40 रुपए लेके गए और 40 करोड़ लेके आए अमेरिका से। तो कोई उनको बोला प्रभुपाद आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, तो बोला व्हाई डोंट यू जॉइन माय बिजनेस? तुम भी आ जाओ, बाल काटो, संन्यास ले लो, चलो हम लोग दोनों मिलकर हरे कृष्ण प्रचार करें। तो मेरा कहना है भगवान से जुड़िए, और इस अर्थव्यवस्था पे भागदौड़ करने से अच्छा है इस अर्थव्यवस्था का इस्तेमाल करके अपना सिस्टम बनाइए। जैसे बोलते हैं ना, कांटे से कांटा निकालना, वैसे ये जो कांटा है इस कांटे से वो कांटे को निकालो। ऐसी अर्थव्यवस्था से इस अर्थव्यवस्था को बनाओ, समझ रहे? ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। समय तो ऐसी 18 हो गया। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, राजवीर जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन है, जब आप जैसे अभी आप बोलते हो कि 4 शादी करो, 20 बच्चे रखो, तो क्या आज के टाइम में ये पॉसिबल है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज सोच के भी उनको खराब लगता है कि 4 शादी कर सकते हैं, 5 शादी कर सकते हैं, 10 बच्चे कैसे करें ऐसा? तो इसका क्या मतलब पॉसिबल है क्या? 4-5 लड़कियों पे वो लाइन मार सकते हैं, तो 4-5 शादी क्यों नहीं कर भाई? लाइन तो मारते ना, ये भी अच्छी है वो भी अच्छी, सबसे तो 4 शादी क्यों नहीं कर सकते? जिम्मेदारी लो, 4 शादी करो और 8-10 बच्चे होने तो क्या दिक्कत है? लेकिन प्रभु जी आज के जो समाज है आज का, उसमें आपको समझे कि नहीं? आपको समझे कि नहीं? मैं समझ चुका हूँ। बस ठीक है, फिर छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए।
आप आदर्श बनाइए, आप जाके 4 एकड़ जमीन लीजिए, 4 शादी करिए, मैं आऊंगा आपकी शादी, मैं आऊंगा और आप सबके लिए 4 माताओं के लिए साड़ी लेके आऊंगा स्पेशल बना के, ये वादा रहा है। हाँ, कौन बोला? हरी बोल। ठीक है प्रभु। शादी के लिए शादी मत करना, शादी करना। मजाक कर रहा हूँ भाई। यस, सुजीत कुमार जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लखनऊ में हूँ, मंदिर का दर्शन करा दूं इसलिए हाथ उठाया था। हाँ हाँ कराइए। एकदम मंदिर पे बाहरी कर बैठा हूँ। हाँ चाहिए, अपना इस्कॉन का मंदिर है। हाँ हाँ, इस्कॉन का मंदिर है। ओके 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 ओके। बस इतना ही। वाह, क्या भगवान का डिटेल्स के नाम क्या है? मंदिर का नाम तुम्हें श्री 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 गौर राधा कृष्ण। जय हो गौर राधा कृष्ण भगवान। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरि बोल प्रभु जी। हरि बोल हरी बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ यस यस। प्रभु जी कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस आपको थैंक यू कहना था फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट। प्रभु जी आप इतने अच्छा लेक्चर बता रहे हो 3-4 दिन से प्रभु जी, कोई नहीं हमको बताता है, और इतना मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए। और इतने बार भी हमने पहले भी बहुत बार भागवतम पढ़ा, प्रभुपाद का परपट पढ़ा, अलग अलग लेक्चर्स भी हम अलग अलग लोगों का सुनते हैं, लेकिन इतना सटीक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि आपने जैसा बताया प्रभु जी, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। यस, रेणु माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, दंडवत। प्रभु जी, आप आपके मिशन में लेडीज जो माता जी लोग हैं उसका क्या सीन है, मतलब आप उनका क्या योगदान चाहते हैं इसमें? देखो ऐसा है कि आपको एक चीज बताता हूँ, जब चाणक्य का एरा में जो अलेक्जेंडर था जब वो आया था, तो एक्चुअली तक्षशिला है अभी जो पाकिस्तान है, वहां का जो राजा था वो हम सभी हिंदू ही थे सब, तो वो जो सिंध नदी के पार रहता था, तो उसका दायित्व तो था कि किसको एंट्री नहीं देना है, इसलिए यहाँ से भी उसको टैक्सेस जाते थे और समर्थन मिलता था। लेकिन उसने अलेक्जेंडर से दोस्ती कर लिया, और एक्चुअली उसने साइड वाला जो आज अफगानिस्तान है वहां वाली जो प्रिंसेस है उससे शादी किया था, जबकि उसको ये पसंद नहीं था, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल सिचुएशन में उसने किया था। तो उस लेडी को पता था कि ये बंदा जो है ये बिक चुका है, तो उसको बहुत बुरा लगा। तो अपना दुख किसको बताया कि उसने चाणक्य को पूछा भी था कि मैं इसमें क्या करूं, बोलो मेरे पति की हत्या कर दूं या क्या करूं, इतनी रेडी थी धर्म के लिए। तो चाणक्य बहुत स्मार्ट था, वो बोला माता तेरे गर्भ में तो अगला राजा पैदा होगा, उसको तैयार कर, तू ये सब चक्कर में मत गिर, तू ये अगला जो राजा बन रहा है ना तेरे पास, इसको खड़ा कर। देखिए आज हम लोग जो है ना अपने आप में नहीं बने हैं, बचपन से हमको हमारे फादर ने मदर ने गलत काम करने से रुका है। हाँ मेरे को आज भी याद, छोटा था मैं, पापा साइकिल से जा रहे थे, नीचे वो लोग बीड़ी पीते ना, बीड़ी जो छोटा सा बीड़ी होता है 2 रुपए का छोटा वाला, तो मुझे पता नहीं था, मैंने उनको देख, तो मैं छोटा बच्चा था तो मैंने उसको हाथ में से ले लिया, तो जो थप्पड़ का है वो आज भी याद है। अभी तक वो बीड़ी को मैं अभी भी नहीं टच करता, क्योंकि राइट टाइम पे वो चीज सिखाया कि ये नहीं करना है। बचपन से बोलते थे ऐसा कोई गलत काम नहीं करना कि दरवाजे पे लोग आके माँ बाप पे थूक के जाए। तो क्या होता है, माँ का रोल, जननी का रोल बहुत बड़ा है। आप इनफैक्ट एक स्त्री जो त्याग कर सकती है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। जनरली पति का ईगो हैंडल करना, सास ससुर का बुढ़ापे का लोड लेना, फिर अपने छोटे बच्चों को बड़ा होते हुए संभालना, उनको समय पे खाना पीना खिलाना, उनकी सेहत का ध्यान रखना, ऊपर से अपने सेहत का ध्यान रखो। हाँ, एक माता जो है वो अपने 2 रोटी खा के पहले सबको खिलाने में लगी रहती है, उसका पसीना पोंछने के लिए कोई नहीं होता है। हाँ, वो अपना काम खुद करके दूसरों को देती है, इसलिए वो जननी है। इसलिए बच्चा कुछ भी हो जाए ना, माँ के खिलाफ नहीं सुनता, नहीं वो उसको मालूम मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। तो एक स्त्री का जरूरत है कि वो बहुत अच्छी पत्नी बने, पति को ये डाउट भी ना हो कि मेरी पत्नी कहीं थर्ड चक्कर में है, वो इतना उस पर फेथ होना चाहिए। और दूसरा है जो बड़े हैं इनका रिस्पेक्टफुल सम्मान करते हुए
अपने धर्म का पालन करें, और जो बच्चा है ना, जो अगला जनरेशन है, इसको छत्रपति शिवाजी महाराज, ये जो बड़े बड़े राजा महाराज हो चुके हैं, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण हो चुके हैं, बड़े बड़े संत हो चुके हैं, इनके प्रति इनका इतिहास बता के उस बच्चे का माइंडसेट बड़ा करना है। क्यों बोला था मैंने छत्तीसगढ़ वाले वो भारत जोड़ो पार्टी को कि तुम 8,000 रुपये महीना दो? उसने मुझे पूछा कि इकोनॉमिकली कैसे सेट होगा, तो वो भी मैंने बता दी कि कैसे सेट होगा। तुम्हारे पैसे साइकिल में जाएगा, लेकिन महिलाएं खुश हो जाएंगी। इसलिए वो आज भी वो बड़ी नाक वाली उसकी बड़ी बहन जो है ना, वो आज भी वही चिल्लाती है देंगे। उसको मालूम है स्कीम चलेगा, लेकिन ये स्कीम हम चलाएंगे। जो महिला घर में बैठ के अपने बच्चे को बड़ा बनाती है ना, उससे बड़ी माँ कोई नहीं है। आज जीजाबाई जो है, इन्होंने जो छत्रपति शिवाजी महाराज को तैयार किया, वो जीजाबाई नहीं होती और रोना धोना करती तो आज हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते। हाँ, जब किसी स्त्री को उठा के लाया था युद्ध में, वो कल्याण के सूबेदार की बेटी को उठा के लाए थे लोग, मुस्लिम लड़की थी, तो ऐसा कि महाराज को नजराना देंगे। कई लोग स्टोरी को नहीं मानते, पर अगर स्टोरी अलग एंगल से भी देखा जाए, शिवाजी महाराज बोले अगर इतनी सुंदर मेरी माँ होती तो मैं कहाँ होता, हाँ? तो मैं कितना सुंदर होता। तो ये भाव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ का रोल आपको निभाना होगा। हाँ, अब बचा ये हो गया पारिवारिक रूप से आपको क्या करना है। दूसरा है कि कोई ऐसा है जो पूरा उतरना चाहता है, मिशनरी है, उतरना चाहता है, फिर वो पलटेगा नहीं, मतलब अपना ख्याल खुद कर सकता है। तो जैसे चाणक्य के पास शोणोत्तरा थी, तो वैसे कोई आ सकता है तो अलग है। हाँ, फिर तो जैसे भारत के भी एजेंट्स होते हैं, ये बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस, आप इनको ऐसा मत समझिए, ये लोग प्लॉटेड होते हैं, एजेंट्स होते हैं, है ना। ये लोग किससे शादी करके किससे क्या करना है, बहुत बड़ा चीज होता है। ये बहुत बड़ा मिशन, इतना बड़ा कलेजा चाहिए। लोग पैसे के लिए करते हैं, लेकिन धर्म के लिए करने के लिए कलेजा चाहिए। तो वो तो कोई वॉलंटरी ही कर सकता है। तो पॉइंट क्या है कि वो रोल फिर अलग है, और बचा हुआ मेरा मिशन है। तो मेरा मिशन में जैसे अभी मैं एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी बुक्स लिख रहा हूँ। मेरा एक ही है, मेरा पांडव सेना काम करने से पहले मेरे को सिलेबस रिलीज करना है। ये गुरुकुल का सिलेबस में हर गांव में कंपलसरी करूंगा। तो सिलेबस हाथ में नहीं होगा तो फिर लोगों से बात करके फायदा नहीं है। तो अभी मुझे 400 टीचर्स चाहिए जो ये सिलेबस लिखेंगे। तो आप में से जो इंटरेस्टेड है वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8808423269 पे, आप मुझे व्हाट्सएप करिए। मैं आपको जो आपका सब्जेक्ट है उस पर लिखने के लिए आपको मैं दे दूंगा। तो हमको हमारा सिलेबस बनाना है, और ये सिलेबस मैं चाहता हूँ पूरे भारतवर्ष में कंपलसरी लागू करूंगा पांडव सेना के थ्रू। वो अलग चीज है कि कोई भी स्कूल हो उसके प्रिंसिपल को बिठाऊंगा, बोलूंगा ये सिलेबस चलाओ, सरकार से ऑथराइज्ड चलाओ। नहीं चलाया तो फिर हम चलाएंगे। प्रिंसिपल अपने गांव में जाएगा, खेती करेगा गमछा तोलिया लगा के। बैक टू नॉर्मल, है ना। तो इसमें आप ये तो जरूर कर सकते हैं माताएं, और एक चरित्र युक्त स्त्री बनी रहें। अपना वेशभूषा, अपना जो अटायर है वो मदरली रखे, हाँ, और करुणा बन के समाज में लोगों को दया करें। बस इतना कर दिया ना, हर स्त्री ने इतना कर दिया कि पूरा राष्ट्र एक क्षण में खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। और ऑब्वियसली हमको घर घर जाके लोगों को बहुत कुछ देना है, उसमें आप जरूर सहयोग कर सकते हैं। पर वो जब पांडव सेना चालू होगा तो आपको मिलेगा। अभी गुरुकुल के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन में आप जो हेल्प कर सकते हैं, अभी लड़कियों के लिए गुरुकुल खोल रहा हूँ मैं 100 लड़कियों के लिए, तो चल रहा है कंस्ट्रक्शन। तो एक बार लड़कियों के लिए बन जाएगा तो भी अच्छा हो जाएगा। वो लड़कियां अगली जननी बनेंगी। उनको कुछ नहीं, नॉर्मल जो 10th तक का पढ़ाई वो करवा के उसके बाद एक माँ कैसे बनना है, एक पत्नी कैसे बनना है, और कल्चर ये सब में दे देता हूँ, है ना। तो ये उनके लिए जो जरूरी है, उनके लाइफस्टाइल के लिए वो बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो ऐसा है माता। हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू। लेकिन एक क्वेश्चन और है, जैसे अभी अभी राजीव प्रभु जी ने पूछा, जैसे कोई भी औरत नहीं चाहती कि उसके पति की 3-4 पत्नियां हो, कोई भी औरत नहीं चाहती है, तो वो खुद मेंटली हेल्दी नहीं होगी एक औरत, तो वो अच्छी जननी कैसे बनेगी और अच्छी पत्नी कैसे बनेगी? नहीं, एक्चुअली आपका गलत अंडरस्टैंडिंग है। एक माता जी है जो भक्तिगत महाराज की शिष्या है, उन्होंने बुक लिखा है, उसमें पॉलीगैमी के ऊपर बहुत अच्छा लिखा हुआ है। एक्चुअली जो एक्सपेक्टेशन होता है ना पति का पत्नी से, तो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पति का ईगो ज्यादा होता है।
तो एक लेडी को फुलफिल करने में भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर 2 पत्नियां हैं ना तो आधा लोड बढ़ जाता है। ये अभी अभी ठीक लगता है स्टार्टिंग में, यंग में थोड़ा सा एनवी रहता है कि ये क्यों है क्यों क्या है, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाता है। लेकिन और दूसरा क्या है ना, रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ गर्ल्स इज मोर देन बॉयज। और हर कोई 2 शादी नहीं कर सकता, जो क्षत्रिय कैटेगरी का है वही करेगा। जो ब्राह्मण कर्मों में है वो चुपचाप एक ही करे, 2 करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा। और जो वैश्य है वो रेयरली अगर अफोर्ड कर सकता है तो करे। क्षत्रिय कर सकता है और शूद्र नहीं कर सकता, क्योंकि शूद्र जो है वो स्वार्थी होता है, तो वो जिम्मेदारी नहीं लेगा, तो इसलिए वो नहीं कर सकता। तो ये कोई गवर्नमेंट ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कि सबके लिए इक्वल है, नहीं। जो क्षत्रिय कर्म कर रहा है वो कर सकता है, और जो अपना जमीन से जुड़ा हुआ जमींदार टाइप है वो कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। कर नहीं सकता मतलब संभाल ही नहीं पाएगा, है ना, तो वो इतना आसान नहीं है। और दूसरा क्या है कि दोनों पे बैलेंस रहता है। एक्चुअली आपसे किसी भी कॉलेज में आते तो बहुत तरह उसकी लेडी थे, वे कभी नहीं बोलती कि अच्छा इसको लेके जाओ करके रहता है। ऑब्वियसली थोड़ा एग्री रहता है, लेकिन सोशली सिक्योर हो जाता है और कैलकुलेटिवली भी सिक्योर हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब क्या है, अभी ज्ञान में है, अभी जब इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आएगा, उसको देखा जाएगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। यस। और किसका नाम लिया था मैंने? अभी किसी का नाम ही नहीं लिया। यस, भरत जी। ओके, भरत जी नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जागृति माता। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, यस यस। हाँ हाँ प्रभु जी, ये जो गुरुकुल मुलींदा वो खोलणार की कुठं खोलणार आहे प्रभू जी? वो भी रांची में ही पहला खोलेंगे, क्योंकि वही मेरा ज्यादा सेटअप है। बाकी जगह खोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुठे प्रभू जी? हेलो, हाँ, हाँ, हरे कृष्ण। रांची रांची। रांची रांची रांची, हाँ। हरे कृष्ण। अरे एम पर से कोई प्रभु जी है, माता जी पता नहीं नाम लिख रहा है, ब्राउन कलर का एम लिख रहा है, और ये नाम लिख आने का। मैं हूँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। मेरा सवाल हाँ, ये था yes. प्रभु जी कि अभी जो यूथ रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए फिर आगे? जैसे कि जिन्होंने अभी डिग्री कंप्लीट किया हुआ हो, वो जॉब की तलाश में है, उन्हें तो मिल नहीं रही। तो एक एकड़ जमीन ले लो और बैठ के मेहनत करो जमीन पे, वो हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, सेल्समैन की तरह बाल गंजा नहीं होगा, फालतू का झूठ मूठ का काम नहीं होगा, जिंदगी भर आराम से रहोगे। और वो देख के जो शादी करे उसी से करना, ये थी वो थी ना, कोई चमक में नहीं जाना। जो आपकी जमीन की सतह पे रह सकता है उसे विवाह करो और सुखी से रहो। और फिर धर्म का काम प्रचार जोर शोर से करो, समझा? ये पैसा ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये लंबा साइकिल नहीं है, ये कटने वाला है। तो कटने वाले साइकिल में जब हमारे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, कम से कम तो विश्वास करो कि गदाधर का ओपिनियन नहीं है, एक प्रभुपाद जी का ओपिनियन है, तो कम से कम उतना तो विश्वास करो। जब पढ़ाई लिखाई करके, मैं खुद डिग्री की है, मैंने डिग्री यही पढ़ा हुआ है, मैं तो दिखा दूंगा, सब डिग्री है उसमें। क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं है। उससे अच्छा तो मैं अगर कमाई देख लो तो, अगर मैं ऐसे भी जॉब करता तो समझो 2-3 करोड़ में कमा भी किसी बड़ी कंपनी का कुछ बन भी जाता। तो क्या होता, मैं जाते जाते क्या होता है, कार में घूमता और एक 5-6 एकड़ जमीन खरीद लेता, 10 एकड़ खरीद लेता। 10 एकड़ तो मुझे रोज फोन करके लोग दे रहे हैं, प्रभु जी यहाँ आइए ना, हमारे यहाँ 4 एकड़ है। जाने का टाइम नहीं है मेरे पास। 20-20 एकड़ 30-30 एकड़ लोग दे रहे हैं। एक आदमी वो 50 जगह 30-30 एकड़ दे रहा है मुझे, लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट बना के दो। डॉक्यूमेंट बनाने का टाइम नहीं मेरे पास। सोचो, आपके पास जमीन नहीं, मेरे पास है, मैं जमीन दूंगा, वहां रहिए, खाइए, आराम से बनाइए, है ना, 5-10 बच्चों को पढ़ाइए, धर्म का कार्य करिए। धर्म में अर्थ भी है, लेकिन सिर्फ अर्थ में तो धर्म है नहीं, समझ रहे हैं? जी जी, तो ऐसे है। कृष्णा जी। नमस्ते सर। बोल रहा, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था कि यंग जो लड़के हैं, जो लोग अभी मतलब 4-5 साल हुआ शादी किए, उनके बच्चे हुए, मतलब 1-2 बच्चे अभी स्टार्ट हो गए, तो फैमिली चालू हो गया,
अब उसका एजुकेशन सिस्टम सर इतना खराब है कि वो बच्चों को, अगर मान लीजिए, और सोसाइटी भी उतना खराब है कि वो भक्ति में आ नहीं पा रहा है, और वो लोग भक्त है तो बच्चों को जो है मतलब गुरुकुल के सिस्टम में लेके आने के लिए उसके पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता उनको घर छोड़ने नहीं देते, बोलते बच्चों को भक्त मत बनाओ। अभी वो जाएगा तो अभी उसका क्या काम है, अभी कैसे हिसाब से वो पढ़ाई करेगा। स्कूल में ले जाते हैं तो बच्चों को नॉनवेज मिड डे मील के हिसाब से जो है उनको खाना खिलाते हैं, ऐसे कि इसमें लहसुन प्याज है, नॉनवेज है, अंडा है, बोलते इससे प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह की चीजें सोसाइटी में उसको मिल रही है। अब वो घर छोड़े या माँ बाप के साथ रहे या बच्चों का भविष्य बनाए, तो इस इनिशियल स्टेज में से उसको क्या करना चाहिए सर? हाँ, अभी तो ऐसा है कि जहां फंसे हो वहां फंसे रहो। मैं इसीलिए सिस्टम बना रहा हूँ पांडव सेना का कि आप जैसे लोग मुक्त हो पाए। तो तब तक वेट करो, और क्या कर सकते हैं। तब तक जैसे गाड़ी चल रहा है चलने दो, बीच में भाग के कहाँ जाओगे। ऐसा है, इसलिए मैं फैसिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ ना, और क्या कर रहा हूँ। आप लोग तो वहां बैठे हो, यहाँ हमारा टीम दिन रात एक एक गुरुकुल बनाने में लगा है, एक एक सिस्टम्स बनाने में लगा है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, आप उसमें सहयोग करिए, है ना। और सर किस तरह से सहयोग कर सकते? हाँ, अभी आप कमा रहे हो तो धन दे दो, समय दे सकते हो तो अपना व्हाट्सएप कर देना, आपको सेवा दे देंगे। समय दे दो, अपने अपने एरिया में आप प्रचार करो। आप जिस तरीके से एरिया में प्रचार कैसे कर सकते हैं सर? प्रचार होता है, ऐसा नहीं है कि आप एक दो जगह फेल हो गए तो सब जगह हो जाओगे। आप थोड़ा थोड़ा कीर्तन करो, क्योंकि दुनिया में लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है तो आपको खोजते हैं। तो जब आपको खोजते हैं तो तब आप वैल्यूएबल हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोरोना से पहले मुझे कोई नहीं पहचानता था, पहचानते थे पर बहुत कम लोग पहचानते थे। कोरोना में मैंने लॉकडाउन सीरीज दे दिया, बहुत लोग सुनने लगे, खाली बैठे थे तो बोलता है ना, सही समय आ गया। जैसे कल इंडिया के मैच में इंडिया का सही समय था। हाँ, हर बॉलर आ रहा है, विकेट लेके जा रहा है। हाँ, तो वैसा है, वो समय आएगा तो सही आएगा। आप अपना कर्तव्य करते रहिए, है ना, ऐसे जुड़े रहिए। आएगा आएगा, बस अभी जुड़े रहिए, बहुत जल्दी हो रहा है सब। मैं खुद उतावला हो रहा हूँ, लेकिन वही मेरा सिलेबस बनने तो फिर मैं उड़ती चलो, ऐसा इनके ऐसा हो जाएगा, उड़ जाऊंगा फिर मैं। तो जो नेचुरल समाज का काम है उससे पूरा हरे कृष्ण कंपल्सरी हो जाए। ये आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आजकल जो जनरली ये देखा गया कि सारे खेत खत्म करके प्लॉटिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो इसका भविष्य क्या होगा? मतलब जहां तक देखें, जहां तक दूर दूर तक खेती थी, लोगों ने अब प्लॉटिंग कर ली है और वो सब मल्टी स्टोरी बिल्कुल तैयार हो रहे। तो आखिर मनुष्य तो बस रहा है, लेकिन अनाज कहाँ से आएगा? हाँ जी प्रभु, ये मेरी भी क्वेश्चन है। किसान आंदोलन वालों से खुश हूँ, लेकिन वो आंदोलन वाले पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं। किसानों ने सब्जी बेचना ही बंद कर दो भाई, अपना उपजाओ, अपना खाओ, नया स्कीम। जैसे कभी कभी सरकार बोलती है ना, एक रेलवे स्टेशन का एक प्रोडक्ट, एक उत्पादन, वैसे अपना उगाओ खाओ, बेचना ही नहीं है। बोलना हमको नहीं बेचना है, जा हम खाएंगे, हमारा गाय बैल खाएगा, जा हमको नहीं बेचना है। फिर आएंगे सब अपना प्लॉटिंग, आपने उनको खिलाना चालू कर दिया है तो फ्री में खा रहा है और आप ही को मारने आ रहा है। ये तो सांप को दूध पिलाने वाली बात हो गई। बोलो सबको अपना अपना खेती करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। हमको क्या है, प्लॉट खाओ, वो जो जाली लगा है वो प्लॉट खाओ, और जिसमें जाली लगा है तो उसी में खेती करो। पॉइंट क्या है, फार्मर जो है वो गलेबल हो गया, बेचारा अनपढ़ की तरह वो काम करता है, या तो बिक जाता है सिस्टम में। और ये लोग क्या करते हैं, जानबूझ के फार्मर रिवॉल्यूशन दिखा के उसमें से फिर लोगों को सेटल कर देते कि देखो अब रिवॉल्यूशन खत्म हो गया, हम लोग मालिक हैं। इनको मालिक बनने क्यों दिए? इन वही है, हम बोल किसको रहे हैं, आप भी उसी सिस्टम के हैं। अब हमको ये सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ लोग अपना उपजा रहे हैं, खा रहे हैं, अपने पुरुषार्थ से जी रहे हैं, और इनके नौटंकी वाले सिस्टम में कोई टच नहीं कर रहा है। तब ये ठिकाने पे आएंगे, अन्यथा आप ही के लोग। कल भी एक माता जी मुझे बोल रही थी कि ब्रजवासियों का जमीन जो है वो ये करवा रहे हैं, सरकार ये करा रही है। अब क्या है, वो उधर जो रियल इस्टेट वाला है वो ब्रजवासी है, जो लूट रहे, जो जिनको बर्बादी हो रही है वो भी ब्रजवासी है। तो क्या करें बताइए, किसको जाके मारा जाए? एक गलत आइडियोलॉजी को लेके चलेंगे तो यही दिक्कत होगा। लास्ट में जो दूसरों का जमीन हथियाते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं, बचता केवल इकोनॉमी सिस्टम है बस।
आपको कोई डॉन और माफिया नहीं सुनाई देता होगा, इन सब जगह एक ही डॉन है, पैसा, बैंकिंग लेकिन प्रभु सिस्टम। जी कभी कभी सरकार की तरफ से दबाव पड़ता है, जैसे हमारे गांव के 2 खेत ले लिए उन्होंने शुगर मिल के, अब सरकार ले रही तो हमें देना पड़ेगा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो सरकार नहीं है, अपना राजा बनाओ, उसको राज तिलक करो और सबने बोलो कि हम तुमको नहीं मानते, ये हमारा राजा, आज से ये जो बोलेगा वो करेंगे, खत्म। और अपना करेंसी छापो, अपने लोकल स्टाइल से ट्रेडिंग करो, ये सब खत्म करो। तो ये आप अभी नहीं कर पाएंगे, मैं करूंगा, आप चिंता नहीं करिए, बहुत जल्दी। ठीक है, आप मेरे को अगर अंदर डाल दिए तो जेल तोड़ना, बैठे मत रहना, है ना। कम से कम अपने एरिया में जाके प्लेकार्ड लेके खड़े हो, छोड़िए हमारे गुरुजी को, बहुत अच्छे ऑब्वियसली इसकी जरूरत नहीं होगी, मेरे क्षत्रिय वो हाल कर देंगे इनका कि वो खुद बोलेंगे महाराज आप बाहर ही अच्छे। ठीक है, तैयारी में जाना है, बिना प्रिपरेशन, बिना पैड और थाई पैड, एल्बो पैड पहने फास्ट बॉलर को खेलने नहीं जाना। ठीक है, यस गर्व जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, राम जी ने एक पतिव्रत के लिए था, मतलब अगर उन्हें धर्म बताना था तो उन्हें भी पॉलीगैमी करनी चाहिए थी। नहीं, आपका क्वेश्चन नहीं समझ में। मगर प्रभु जी राम जी ने मतलब एक ही शादी की ना। हाँ ठीक है, तो कृष्ण भी किने 16 हजार। नहीं पर प्रभु जी राम जी स्पेशली मतलब धर्म सिखाने आते ना, तो उन्होंने ऐसे चाइल्ड मैरिज भी की थी, पर धर्म सिखाने आए थे ना। कृष्ण क्या सिखाने हैं? मतलब प्रभु जी पर भगवान रासलीला भी करते ना, वो तो हम नहीं कर सकते। समझा हुआ बात वापिस मत समझो, तुमसे नहीं करना है तुम एक ही शादी करो। ठीक है, तुमसे नहीं हो रहा है तो मत करो, अब हो रहा है तो एक ही करो, नहीं हो रहा है तो 4 भी करो, वो तुम्हारा कैपेसिटी के ऊपर है। मैंने बोला ना, जो क्षत्रिय है वही बात समझेगा, तो जो क्षत्रिय लेवल का आदमी है वही बात समझता है जो मैंने बोला है। हर चीज तुम्हें समझ में आएगी ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। एक क्वेश्चन था, हाँ प्रभु जी एक क्वेश्चन था, मतलब ऐसा ही प्रभु जी, हमारा पनवेल में गोपीनाथ का सत्संग होता है, कम से कम 150 लोग आते, तो अभी एक शनि मंदिर है, अभी क्या हुआ कि वो शनि मंदिर वाला जो ट्रस्टी है वो स्पीकर लगाने के लिए ही नहीं बोल रहा, बोले यहाँ पे हरे कृष्णा का कीर्तन करना, लेकिन बिल्कुल स्पीकर नहीं, साउंड सिस्टम लगाने का ही नहीं, ऐसा पॉलिटिक्स वाले वो बोल रहे, तो क्या करना चाहिए प्रभु जी? नहीं, वो लोकल लोगों ने कंप्लेंट किया होगा कि आवाज आ रहा है, ऐसा बोला होगा। बाजू वाले बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो यार, मतलब यही प्रोग्राम हमारा इस्कॉन का ही प्रोग्राम अच्छा होता है वहां पे, बाकी जो देखिए आपको क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उधर क्या करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी हमारे हरे कृष्ण वाले ना एक्सट्रीम हो जाते हैं, यानी माइक लेके चालू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है ना, आजकल सोसाइटी में बहुत पढ़ाना है, हमारे बच्चे का भविष्य धोखे में है, ऐसे वाले लोग भी होते हैं, वो जाके कंप्लेंट कर देते हैं। एक्चुअली रूल है कि अगर कंप्लेंट कर रहे तो उनको एक्शन नहीं लेगा तो उनके ऊपर भी प्रॉब्लम आता है कि देखो अब हम लोग कहाँ जाए, हमारे पास न्याय हो, यूट्यूब पे आ जाएगा। तो पॉलिटिशियंस जनरली सेफ प्ले करते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं कि तुम बम फोड़ो, उनको प्रॉब्लम नहीं कि तुम मौन रहो, उनको किससे प्रॉब्लम नहीं, उनके पास कंप्लेंट आए तो कुछ दिखाने के लिए कर देते। आपने बोला है हाँ, फिर वो जो भी बंदे को प्रॉब्लम उसको मिल के आओ कि हम इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करेंगे, नहीं तो आवाज आता नहीं 100-150 लोगों को, तो बोलेगा ठीक है मैं उसको समझा दूंगा, थोड़ा कम रखो, क्या है बाद में लोगों को प्रॉब्लम होता है। पर आपको अपने टीम में जो पागल आदमी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कई बार होता है लगा वॉल्यूम, हरी बोल सबको डिलीवर करता है। नहीं, हम लोगों ने बोला, वो जो मंदिर का ट्रस्टी है उससे मीटिंग भी किया कि हम लोग आवाज कम करके छोटा साउंड लगा के कार्यक्रम कर सकते हैं, इतना सारा लोग इतने साल से आए, लेकिन फिर भी वो मतलब क्या कर रहा है कि वो प्रोग्राम चालू हो गया कि वो आता ही है, वो बोलता है साउंड सिस्टम बिल्कुल बंद, मतलब बंद, छोटा माइक नहीं, माइक लगाने का ही नहीं। पैसा दो ना उसको, पैसा दो, पैसा चाहिए होगा उसको महीने का भाड़ा दो अच्छे से। पैसा वगैरह भी नहीं ले रहा शायद, पता नहीं, लेकिन पैसे का तो कुछ नहीं बोला, ऐसा पैसा नहीं तो चाहिए ठीक है, उसको। तो आपको क्या होता है कभी कभी हमारा कोई डिवोटी जाके ना डेमीगॉड्स की बैंड बजा के आता है कि ये देवी देवता क्या है, ये देवी देवता ये फलाना ढिमका बोलते थे, वो सुन लेता है, उसको गुस्सा आता है, वो आपको निकाल नहीं पातेगा कि आप घर के काम कर रहे हो, तो वो कुछ ना कुछ छीड़े करता है। तो पहली बात कभी कभी प्रीचर को भी सेंसिटिव होना चाहिए, जब तुम्हारा मंदिर नहीं है
तो बड़ा बम फोड़ने से पहले खड़ा पीछे देख लो कौन से देव जाए, शनि को था क्या तेरे मंदिर में लेके मुझे। तो ये कभी कभी होता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ट्राई करिए कि नहीं हो रहा तो वेन्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रीवियस को भी सेंसिटिव होना चाहिए डेमिगॉड्स का बोलते हो, क्योंकि बहुत लोगों की फेथ होती है, आस्था होती है, उनका जीवन उन देवताओं के ऊपर निर्भर होता है। तो बोलते हो सबको बहुत सेंसिटिव रहना चाहिए, है ना। भगवान भी बोलते हैं कि किसी का फेथ तब तक नहीं तोड़ा जाता उसको हायर फेथ ना दे दो, है ना। तो ऐसा वाला चीज। तो कभी कभी हमारे प्रीचर होते हैं, नए नए डिवोटीज होते हैं, कोई नया लड़का आते लेक्चर देने के लिए, और वो लेक्चर देते देते ऐसा ये हार्ड चीज बोल देता है, तो ये अच्छा नहीं है। ये मैंने देखा है कई बार। ओके राजेश जी और हरिंदर जी, दो ही लोग क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम लोग एंड करेंगे। ऑलरेडी 9:45 हो गया। ऐसा करेंगे आप दोनों को भी छुट्टी है, कल क्वेश्चन पूछेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा। धन्यवाद, प्रणाम।